एपिसोड 3। अगली सुबह के सूरज के साथ ही प्रताप परिवार जैसलमेर पहुंच चुका था। उनके लिए एक विशाल हवेली पहले से ही तैयार करवाई गई थी। सेवक सफाई और सजावट में लगे थे और हवेली को शाही अंदाज में रजवाड़ी महल की तरह सजा दिया गया था। आज का दिन खास था। अद्वैत और अदिति की सगाई जो थी, दोपहर 12 बजे का शुभ मुहूर्त निकला था और पूरे परिवार में हलचल थी। अद्वैत प्रताप सिंह आज भी किसी शाही योद्धा की तरह लग रहा था। सफेद रंग का जोधपुरी कुर्ता जिस पर गोल्डन कढ़ाई और राजस्थानी डिजाइन थी, उसने ब्राउन शेड्स पहन रखे थे जो कि उसकी गहरी आंखों को और रहस्यमय बना रहे थे। ब्राउन जोधपुरी जूती उसकी शाही चाल को और निखार रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कुछ ही देर में प्रताप परिवार सिसोदिया महल पहुंच चुका था। महल के विशाल द्वार पर स्वागत की तैयारियां चल रही थी। उर्मिला देवी ने आगे बढ़कर अद्वैत की आरती उतारी और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर बुलाया। अद्वैत एक राजा की तरह चल रहा था। उसका रौब, उसकी शाही चाल, सब कुछ ऐसा था कि हॉल में मौजूद हर कोई बस उसे ही देख रहा था। वहीं आदित्य, जो खाने का बड़ा शौकीन था, चुपचाप बुफे की लिस्ट पढ़ने लगा था। मलाई कोफ्ता, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, मखनिया, लस्सी। उसका मुंह तो पानी से भर गया। बिना देखे आगे बढ़ते हुए वो किसी से जोर से टकरा गया। आउच! सामने वाली लड़की भी चिल्ला पड़ी और अपना सिर सहलाने लगी। आदित्य ने गुस्से से सामने देखा। आंखें है कि बटन, देख कर नहीं चल सकती क्या? सामने खड़ी लड़की भी कम नहीं थी। उसने अपने कमर पर हाथ रखा और पलट कर बोली, ये तो मैं भी कह सकती हूँ। आंखें हैं कि घोटाले, तुम भी देख नहीं सकते थे? बड़े आए। आदित्य ने उंगली दिखाते हुए कहा, पता है मैं कौन हूँ? लड़के वालों की तरफ से हूँ, तो जरा तमीज से बात करो। लड़की ने घूरते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, हम भी लड़की वाले हैं और कुछ कम भी नहीं है। अभी तुमने शीतल चौधरी को जाना ही क्या है? मैं तोप हूँ, तोप, जला के राख कर दूंगी। कहकर उसने अपने बाल झटके और वहाँ से चली गई। उसे देखकर तो आदित्य का मूड पूरी तरह खराब हो गया। इधर महल के अंदर अदिति अपने कमरे में बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का राजस्थानी स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रताप परिवार आ चुका है। तभी उर्मिला देवी और उसकी कजिन्स बहनें अंदर आई। उर्मिला जी ने उसकी नजर उतारी, अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। अदिति हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई। उर्मिला जी ने आगे बढ़कर अदिति के चेहरे पर दुपट्टा डाल दिया। शादी के 1 महीने तक अपना चेहरा छुपा कर रखना, नई बहुएं अपना चेहरा नहीं दिखाती। अदिति ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी मासा। फिर उसे हॉल में ले जाया गया। पूरे हॉल में रौनक थी। अदिति को अद्वैत के पास बिठाया गया। अदिति जमीन की तरफ देख रही थी और उसका एक हाथ घूंघट थामे हुआ था। तभी उर्मिला देवी और गीता जी आगे आई। उन्होंने एक थाल में लाल रंग का एक छोटा सा बक्सा रखा जिसमें सगाई की अंगूठियां थी। दोनों ने बक्से को खोला और अपने बच्चों की ओर बढ़ाया। अदिति ने अपनी माँ के हाथ से अंगूठी ले ली। अद्वैत ने एक नजर अंगूठी पर डाली, फिर अपने बाबा साहब को देखा और चुपचाप रिंग ले ली। अद्वैत बेटा, बहू को अंगूठी पहनाइए, दादी सा ने कहा। अद्वैत ने बिना कोई भाव दिखाए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अदिति ने कांपते हाथों से अपना हाथ अद्वैत के हाथ में रख दिया। अदिति के कोमल छुअन को महसूस कर अद्वैत को कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना ही अदिति को अंगूठी पहना दी। अब बारी अदिति की थी। उर्मिला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति ने इशारा समझा और धीरे से अंगूठी उठाकर अद्वैत की ओर बढ़ाई। अद्वैत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदिति ने अद्वैत को अंगूठी पहना दी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। बच्चे फूल बरसाने लगे, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शाम को महल में मेहंदी की रस्म थी। प्रताप परिवार महल में ही रुका हुआ था। अदिति ने मेहंदी के लिए हरे रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। वो आंगन में बैठी थी और उसे घुटनों तक मेहंदी लगाई जा रही थी। चारों तरफ पर्दे लगाए गए थे। तभी वहाँ अद्वैत को बुलाया गया।
अद्वैत अंदर आया। उसकी नजरें सामने सफेद पर्दे पर पड़ी। अदिति पीठ करके बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लहराते हुए गिरे थे। तभी मेहंदी वाली लड़की आगे आई और अद्वैत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, हाथ आगे करिए, शगुन की मेहंदी लगनी है, दादी सा ने कहा। अद्वैत ने बिना कुछ बोले अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने अद्वैत के हाथ में अदिति का नाम लिख दिया। अद्वैत एकटक अदिति के नाम को देखता रहा। दूसरी तरफ अदिति के हाथों में अद्वैत का नाम बड़े यूनिक तरीके से लिखा गया। मेहंदी वाली ने मजाकिया अंदाज में कहा, जमाई साहब, जितना चाहे उतना ढूंढ ले, उनका नाम नहीं मिलेगा। गीता जी हंसकर बोली, हमारे अद्वैत जी भी कम चालाक नहीं है, देखते हैं ढूंढ पाते हैं या नहीं। अद्वैत ने बिना कोई जवाब दिए बस खड़ा हुआ और बोला, अगर रस्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। गीता जी को बुरा तो लगा। वो भैरवी जी से बोली, ये बच्ची सुबह से अपने हाथ पांव आगे करके बैठी है, अभी तक उफ तक नहीं की है, और ये हमारे राजा साहब को देखो, 5 मिनट भी बैठा नहीं गया। कुछ देर में मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर गार्डन में रात्रि भोज की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। मेहमानों के लिए अलग अलग टेबल लग गए थे, लेकिन सिसोदिया और प्रताप परिवार के लिए एक बड़ा शाही टेबल सजाया गया था। अदिति के हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी अब और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वहीं अद्वैत सफेद पैंट और हरे कुर्ते में बेहद रॉयल दिख रहा था। वो गार्डन में पीछे हाथ बांधे मेहमानों से बातें कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी आवाज पड़ी। उसे अनायास ही उस ओर देखना पड़ा। अदिति सिर पर बड़ा सा घूंघट डाले हुए धीरे धीरे गार्डन में आ रही थी। उसके हाथों और पैरों की मेहंदी उसके नाजुक अस्तित्व को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अद्वैत ने एक पल उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। रतन सिंह ने आगे बढ़कर सिसोदिया परिवार में सबको खाने के लिए आमंत्रित किया। आइए खाना शुरू किया जाए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। महल की सेविकाएं खाना परोसने लगी, लेकिन सिसोदिया परिवार की महिलाएं खुद ही खाने की व्यवस्था संभाल रही थी। गीता जी, भैरवी जी, उर्मिला जी और शीतल सब व्यस्त थीं। अदिति और अद्वैत अगल बगल बैठे थे। अदिति ने तिरछी नजरों से अद्वैत के दाएं हाथ को देखा, उसकी हथेली पर देखा। अदिति ये नाम, और जिसका रंग गहरा दिखाई दे रहा था। ये देखकर अदिति की दिल की धड़कन तेज हो गई। कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग गहरा होता है वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या अद्वैत कभी उसे प्यार कर पाएगा? तभी उर्मिला जी ने अचानक कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, अदिति तो खुद से खा नहीं पाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी है। कोई बात नहीं, बाद में खा लेगी। अदिति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी कमल प्रताप सिंह बोले, भाभी साहब, अदिति बाद में क्यों खाएगी? उसका भरतार बैठा है ना बाजू में। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और आदेश भरे लहजे में कहा, बेटा खिला दो बहू को, अन्न का इंतजार नहीं कराते और ना ही बीच में छोड़कर जाते हैं। अद्वैत के हाथों की मुट्ठियां कस गई। अदिति ने ये साफ देखा, उसकी उंगलियों में हल्की कपकपी आ गई थी। वो धीमे स्वर में बोली, नहीं काका सा, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे भूख नहीं है। कमल प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, बेटा काका सा नहीं बाबा सा कहो, बाबा सा। अब हम तुम्हारे ससुर जो ठहरे। अदिति ने धीरे से सिर झुका लिया। जी बाबा सा। गीता जी ने अद्वैत और अदिति की प्लेट में खाना रख दिया। उर्मिला जी ने अदिति का घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया, जिसमें सिर्फ उसके होठ ही दिख रहे थे। अद्वैत ने पहला निवाला उठाया और बिना कहे अदिति के मुंह की ओर बढ़ाया। अदिति ने आंखें बंद कर ली। उसके परिवार में सिर्फ बाबा सा और भाई सा ने ही कभी उसे इस तरह खिलाया था, लेकिन अद्वैत का स्पर्श बिल्कुल अलग था। अद्वैत खुद भी खाना खा रहा था, लेकिन बार बार अदिति को खिला रहा था। लेकिन एक बार भी अदिति की ओर देख ही नहीं रहा था। लेकिन सबको ये लग रहा था कि वो शर्मा रहा है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। अद्वैत सिर्फ रस्म निभा रहा था और अदिति के लिए ये अनकहा एहसास था। खाना खिलाते खिलाते अद्वैत की उंगलियां 2-3 बार अदिति के होठों को स्पर्श कर गई। एक हल्की सी सनसनी दोनों तरफ दौड़ गई। अदिति ने धीरे से अपना हाथ उठाया, ये इशारा करते हुए कि उसका खाना हो गया।
अद्वैत ने बिना कुछ कहे हाथ पीछे कर लिया और खाना खाने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग खाना खत्म करके चले गए, लेकिन अद्वैत जानबूझकर रुका हुआ था। अब गार्डन में सिर्फ अदिति और अद्वैत ही बचे थे। अदिति ने उसे देखा और हल्की आवाज में कहा, आपको कुछ और चाहिए? मैं आपको लाकर देती हूँ। अद्वैत ने ठंडी बेरहम आवाज में कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। तुम मेरी नजरों के सामने तो क्या, मेरे आसपास भी आने की कोशिश मत करना। आई हेट यू। ये सुनकर अदिति की आंखें नम हो गई। क्यों अद्वैत शादी नहीं करना चाहता था? क्या अद्वैत इस रिश्ते को अपनाएगा? अदिति का पहला एहसास क्या धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाएगा? अद्वैत कब तक इस शादी से भागता रहेगा? क्या तकदीर इन दोनों के बीच कोई नया खेल खेलेगी? क्या ये नजदीकियां सिर्फ रस्मों तक ही सीमित रहेंगी या दिल में भी कोई हलचल होगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।